नमस्कार, मैं दानिश सुनजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जो तमाम मुद्दे जो अभी गरमाए हुए हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो है शपथ ले रहे हैं, दूसरी तरफ भानु प्रताप जो है जो ईवीएम को लेकर के भारी विरोध कर रहे हैं और 2 अप्रैल को इनकी बड़ी बैठक जो ईवीएम को लेकर होगी, उन्हीं तमाम मुद्दे पर इनसे बातचीत करते हैं। इस प्रदेश की जनता का मत हासिल नहीं है। इस सरकार को इस प्रदेश की जनता ने नहीं चुना है। जनता का तो आप सबने कवर किया था कि जो वोट था उसका जो जन सैलाब के रूप में जो आप सबने देखा था चुनाव के दौरान, वो तो सारा का सारा समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ में था। भाजपा के लिए मैं आपसे 2-3 चीजें आपसे जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री सहारनपुर में अपनी रैली करते हैं, आदमी कहां से मंगाते हैं? हरियाणा से। 300 बसें मंगाई जाती हैं और पता जब लगती है, जब 300 बस वाला जो बेचारा किराया मांगता है कि मेरा किराया तो दे दो। यानी इससे ज्यादा और शर्मनाक स्थिति, डूब कर मरने वाली स्थिति किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री और उसकी मीटिंग में जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा वहां की जनता नहीं है, बाहर से जनता मंगाई जा रही है। इसके साथ साथ जब बिजनौर में रैली होती है, पता लगी कि यहां सब सुपड़ा साफ है, वो रैली रद्द कर दी जाती है। इसके साथ साथ जहां कहीं भी उनकी मीटिंगें हुई, कुर्सियां खाली पड़े नहीं। आप सारे मीडिया के साथियों ने दिखाया, सोशल मीडिया के साथियों ने दिखाया। इसके अलावा एक चीज और मैं और बता दूं, यहीं पे कहीं आपने देखा कि पूरे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई कैंडिडेट घुस नहीं सका गांव में। गांव में गांव के लोगों ने लिख कर टांग दिया कि बीजेपी वालों को आना है मना है। इसके अलावा 27 जगह पर बीजेपी के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको पीटा गया। ये स्थिति रही। बावजूद उसके वो इतनी बड़ी संख्या में जीत गई। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई धांधली है? और उसके बाद जिस तरह से ईवीएम मिली हैं, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो बनारस हो या और कोई जगह हो, कचरे के डिब्बे में मिली हैं, कचरे की गाड़ी में मिली हैं और ट्रकों में भरी हुई मिली हैं, रोड पर ले जाते हुए लोग मिले हैं। नहीं समझ में आता? सब समझ में आ रहा है। सबको मालूम है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली करके बनाई गई है ये सरकार और प्रशासनिक गुंडागर्दी के माध्यम से। तो ऐसी सरकार का अगर आज शपथ ग्रहण समारोह है, तो क्या इस प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में काला धब्बा नहीं है? काला धब्बा, इसीलिए मैंने काला धब्बा कहा। अच्छा, आपने बात कुर्सियों की, कुर्सियां खाली दिखाई दे रही थी। शपथ समारोह में भी ऐसी वीडियोस निकल के आ रही हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। नहीं, देखिए, उनके साथ में जनता नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि क्या स्थिति है, मैंने अभी शपथ ग्रहण समारोह का वो सारा सब देखा नहीं है, पर मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमने जमीन पे काम किया, हम लोगों से मिले हैं सीधे, हम लोगों के घरों में गए हैं, गांव में गए हैं, हमने बात की है लोगों से, लोगों का जन सैलाब हुजूम देखा है हमने, लोगों का वो हमने जुनून देखा है जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में था, वो हमने जन सैलाब देखा। तो हम कैसे मानेंगे? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मेरे सामने सब कुछ हुआ है, उसके लिए मुझे किसी दूसरे के सबूत की जरूरत है क्या? नहीं। और ये मैंने यहां से लेकर वहां तक पूरे प्रदेश में देखा है। सो हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में मुट्ठी भर लोगों की वोट है। 20% से ज्यादा वोट ना उत्तर प्रदेश में और ना ही आज की तारीख में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पास में वोट नहीं 20% ज्यादा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री का जो गृह राज्य है गुजरात, उसमें भी आप ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए, अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ ना हो जाए। ये स्थिति है वहां की भी, लेकिन वहां भी चुनाव अगर ईवीएम से हुआ तो वही जीत के आएगी। तो सर शपथ हो गया, क्या लगता है पूरे 5 साल सही तरीके से सरकार चलेगी? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। हम जानते हैं हम जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है और जनता ने अगर ईमानदारी से साथ दिया तो आप देखेंगे कि ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक बड़ा ऐलान किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, धामी जी हैं, जो शपथ ग्रहण के बाद ही उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होगा उनके राज्य में। आप वकील हैं, कानून की अच्छी समझ रखते हैं, ये क्या चीज है जो उन्होंने एक राज्य, क्या लगता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको लागू कर सकती है, केंद्र सरकार की जरूरत? देखिए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये घोषणाएं इसलिए की जाती हैं ताकि जो बीजेपी का अपना एजेंडा है, मेन एजेंडा हिंदू मुस्लिम,
उस सारी चीज को हवा दी जा सके। और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इस हवा को बनाते बनाते 2024 तक वो ले जाएं ताकि इस देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन जहां तक मैं देख पाया हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने देखा है और लोगों को अब मैं देख रहा हूं, इस देश में अब हिंदू मुस्लिम होगा नहीं। ये चाहे जितनी कोशिश कर लें, इस देश की जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम कोई एजेंडा नहीं है। हिंदू मुस्लिम किसी भी हालत में चुनाव का एजेंडा नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम केवल और केवल नफरत और घृणा फैलाने का एजेंडा है। लोगों का जो नो, आप गलत कह रहे हैं। मुझे आप बताइए कहां चला? इस बार कोई नहीं चला। यूपी में नहीं चला, यूपी में ईवीएम चला है और प्रशासनिक गुंडागर्दी चली है। कहीं भी जो है ये धर्म का एजेंडा हिंदू मुस्लिम नहीं चला। जो जनता है उस जनता ने इसको समझ लिया और जनता के मुद्दे हैं वो रोजगार है, वो शिक्षा है, वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो किसानों के मुद्दे हैं, वो मजदूरों के मुद्दे हैं, वो छुट्टा सांड और जो बाकी जो पशु हैं, आवारा पशु, उनका मुद्दा है। वो ये जो सारी समस्याएं हैं वो उनके असली मुद्दे और इसी पर ध्यान दे रही। इसी को लेकर उसने पूरे चुनाव में काम किया और मत दिया। अच्छा, यूसीसी से आप कह रहे हैं कि मतभेद पैदा होंगे, तो अगर सबके लिए एक कानून हो जाएगा तो दिक्कत कहाँ आएगी उसमें? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ मतभेद पैदा होगा। मैं कह रहा हूँ कि मतभेद पैदा करने के लिए ही ये किया जा रहा है। किस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो आप? पहले उसकी बाकायदा बहस करवाइए, चर्चा करवाइए, उसके बाद कोई बात होती है। आप जो मन में आता है, ये है क्या, ये बहुत पहले से एजेंडा चलाता है इनका, क्योंकि इनके एजेंडे हमेशा हिंदू मुस्लिम के होते हैं और इसमें ये हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला छुपा हुआ है। उसी के लिए सारे काम कर रहे हैं। आप देखिए गहराई में जाके, आप सब इस बात को मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एजेंडे के अलावा बीजेपी का कुछ नहीं मुद्दा होता। सर, स्टेडियम में बुलडोजर भी नजर आ रहा है। कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है भैया, जो चाहो रख लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि ये जो चीजें इस तरह की दिखाई जा रही हैं, इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था में इस वर्तमान सरकार का और सरकार के मुखिया का कोई विश्वास नहीं है। देश के संविधान में कोई विश्वास नहीं है। वो जो सारा सब कुछ है वो केवल बाहुबल के आधार पर, तानाशाही के आधार पर वो सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन एक समय होता है इसका भी, आने वाला समय इसका निर्णय करेगा। अच्छा, एक तरफ शपथ समारोह हो रहा है, दूसरी तरफ नोएडा की कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें रेहड़ी पटरी वालों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो अब देख लो ना, तो ये बुलडोजर किस पे चलना था? तो बेचारे गरीबी टारगेट है। अगर रेहड़ी पटरी वालों की बात आप कह रहे हो, देखिए मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, आप बार बार इस बात को मेरे माध्यम से सुन भी रहे हैं। आप भी इस बात को समझें, देश की जो गरीब जनता है, देश की जो मजलूम जनता है, देश का जो मध्यम वर्ग है, उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से कहूं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, इसको पूरी तरह से तबाह करके गुलाम बनाने की पूरी रणनीति है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन पर बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि आप गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं। आप लोगों को रोजगार तो दे नहीं रहे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे कि लोगों को रोजगार मिले, और जो किसी तरह से रेहड़ी पटरी पर अपना रोजगार कर रहे हैं, आप उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। इसी से पता लग रही है कि आपकी संवेदना कितनी जो मतलब लोगों के प्रति है, कितनी सही है, कितनी गलत, सबको समझ आ रहा है। मौर्य हार गए थे, लेकिन दोबारा डिप्टी सीएम के पद पे उन्हें बैठाया जा रहा है। साथ ही एक और डिप्टी सीएम का नाम घोषित कर दिया गया। 2 डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, इसमें कोई वो नहीं है। ये लोगों को मूर्ख बनाने का हिसाब किताब है और कुछ नहीं है। संविधान में कहीं भी डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं है। केवल यह है कि मुख्यमंत्री होगा और उसकी जो बाकी जो है उसके मंत्री होंगे, कैबिनेट होंगे, और मुख्यमंत्री को अधिकार होगा कि किसको मंत्री बनाना, किसको नहीं बनाना। आप जो है उप मुख्यमंत्री 2 बना लो, 10 बना लो, ये लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा है, ताकि बताया जा सके भाई ओबीसी का, भाई ओबीसी का देखो, उस व्यक्ति को हारने के बाद भी जो है हमने जो उप मुख्यमंत्री बनाया, पर बिठाएंगे उसको स्टूल पे ही, तो केवल उनका नहीं पूरे समाज का अपमान होगा। और इसी तरह से धामी को हारने के बाद मुख्यमंत्री बनाएगा, तो ये केवल लोगों को गुमराह करने की और मूर्ख बनाने की, बट ये उनका अपना मैटर है, जैसे वो ठीक समझे करें, इसमें कोई बात नहीं। 2 अप्रैल को ईवीएम को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, क्या उस पर चर्चा होगी? बिल्कुल, उस पर चर्चा जो है उसी दिन होगी। जो पूरा हमारा आंदोलन चलेगा ईवीएम का, वो आंदोलन किस तरह से चलेगा, कहां कहां चलेगा, किस किस लेवल पर पहुंचेगा, क्या उसमें हम किस तरह से उसकी व्यवस्था करेंगे, ये पूरी रणनीति, ये पूरी योजना का खुलासा हम 2 अप्रैल को रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में, जो हमने 11 बजे से 3 बजे तक मीटिंग बुलाई है, उसमें हम इसका खुलासा करेंगे। आप सारे साथी आमंत्रित, आप आइए, आपके माध्यम से जनता को सबको पता लगेगा। पार्टी सर जिसके साथ गठबंधन में अखिलेश यादव, जो वो तो कुछ बयान दे नहीं रहे, वो तो मौन है इसमें। नहीं, ऐसा कहां है, मौन कहां है,
निश्चित रूप से वो बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम सबसे बात करेंगे, प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे कि इस आंदोलन में हम सब लोग साथ हों। चलिए, तो ये जो है भानु ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी। 2 अप्रैल को बड़ा आंदोलन होने वाला है, उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आने वाली ये देखना काफी है। प्रताप जी ने अपनी तमाम जो मुद्दे थे उनको बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दे दिया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।